जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर लीनियर कोरिलेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है पहली सबसे बेसिक टर्म वेरिएबल, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और उसमें अगर वेरिएबल का मीनिंग ही पता ना हो तो प्रॉब्लम रहता है। यानी ये बेसिक टर्म है, इसलिए हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है हमारा मीनिंग होगा वेरिएबल का। बहुत ही कम पूछा जाता है क्योंकि वेरिएबल की डेफिनेशन पूछते नहीं है, मगर हमें कॉन्सेप्ट के लिए समझना जरूरी है। अ क्वांटिटी विच चेंजेस टर्म बाय टर्म एंड इट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी अ क्वांटिटी विच चेंजेस टर्म बाय टर्म, यानी टर्म बाय टर्म चेंज होती रहती है क्वांटिटी, જે રાશિ એકમ એકમે બદલાતી હોય, એન્ડ વિચ કેન બી મેઝર્ડ ન્યુમેરિકલી, અને જેનું સંખ્યાત્મક, ન્યુમેરિકલી વર્ડ છે સંખ્યાત્મક, વિચ કેન બી મેઝર્ડ, મેઝર્ડ એટલે માપન, વિચ કેન બી મેઝર્ડ ન્યુમેરિકલી ઇઝ कॉल्ड एज अ वेरिएबल। यानी जिसे हम न्यूमेरिकली इन नंबर्स मेजर कर सकते हैं एंड जो चेंज होती रहती है टर्म बाय टर्म, पर्सन बाय पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है हाइट ऑफ अ पर्सन, पर्सन वाइज जितने भी हमारे क्लास के अंदर भी अगर फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो उन सभी की हाइट क्या सेम होती है? नहीं, सभी की हाइट पर्सन वाइज बदलती जाती है। ठीक है, यानी जो हमने टर्म बाय टर्म बोला वैसे हाइट यानी ऊंचाई जो कि पर्सन वाइज बदलती जाती है। उसी तरह से वेट की बात करो तो वेट भी नेचुरली सेम नहीं होता। अगर लकीली कभी कभी सेम हो जाए तो ठीक बात है, बाकी एग्जैक्टली सभी पर्सन के लिए सेम नहीं होता। जैसे जैसे पर्सन चेंज होते रहते हैं वैसे पर्सन वाइज जो है वेट भी क्या होता है, चेंज होता है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट की प्राइस, अलग अलग शॉप की बात नहीं कर रहे हम, अलग अलग प्रोडक्ट्स है सेम टाइप की, तो उनकी प्राइसेस भी वेरी करती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पूछते हो, फॉर एग्जांपल कोलगेट है टूथपेस्ट, क्लोजअप है, दंत कांति है फॉर एग्जांपल, अलग अलग पेस्ट के बारे में अगर देखो तो प्राइसेस उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी प्रोडक्ट वाइज प्राइसेस भी आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, डिफरेंट होती है। यानी हम इसीलिए कहते हैं विच कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली आप मेजर कर सकते हो, रुपीज में होता है, अगर इंडिया के बाहर है तो डॉलर, यूरो एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है पर्सन बाय पर्सन, टर्म बाय टर्म, आइटम बाय आइटम, तब उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बेसिक टर्म मानी जाती है हमारी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें हर जगह पे करना होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमें ना बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं। स्टार्टिंग होगी, मेन पार्ट है थियरी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो एग्जाम में अंदर पूछा जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ सकता है। अब जो देखना है हमें वो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर, टाइटल ऑफ द चैप्टर, विच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, टाइटल जो होता है, मेन टाइटल आपेलू हमेशा अगत्यनु હોય, ક્યાંય પણ પૂછાઈ શકે। तो अब हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन के बारे में आपको पता ही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो कोई भी पर्सन के बारे में कहो, हाइट एंड वेट के बारे में, ज्यादातर हम ऑब्जर्व करते ही है कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनका वेट प्रोपोर्शनेट उसी तरह से होता है। 6 फीट का अगर पर्सन है सपोज, ज्यादा उतनी हाइट सभी की नहीं होती, तो उसका वेट मिनिमम 75 to 80 तो होता ही है, मगर दिखता है नहीं वो वेट उनका। उसी तरह से अगर कम हाइट है तो कुछ लोग होते हैं गोलू मोलू टाइप के, मगर ज्यादातर सभी के लिए ऐसा नहीं होता। कम हाइट है तो वेट भी प्रोपोर्शनेट कम होगा। अगर 5 फीट का पर्सन है तो उसका वेट 80 या 100 होगा, तो वो आपको सुमो पहलवान के जैसा दिखेगा, मगर उतना ज्यादा वेट जनरली नहीं होता। 5 फीट है तो उनका वेट आप ऑब्जर्व करो 60-65, तो भी वो एकदम मस्त हेल्दी लगते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो कहने का मीनिंग है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनका वेट भी ज्यादातर ज्यादा ही देखने को मिलता है। उस तरह से अगर दूसरा एक एग्जांपल ले तो प्राइस एंड डिमांड, ज्यादातर आप देख सकते हो, नेचुरली हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सभी, तो हमें पता चल ही जाता है कि जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है वैसे ही उसकी डिमांड भी घटना निश्चित होता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके अंदर प्राइस बढ़ जाए तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, सपोज आप कोलगेट जेल यूज कर रहे हो, कोई भी रेड ब्लू व्हाटएवर, और अगर उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिए प्रोडक्ट के, ठीक है, आपको तो वैसे कोई कष्ट नहीं है, आपको परचेस करना नहीं है, मगर पेरेंट्स जब मार्केट में जाते हैं
अगर पहले आपने कोई और पेस्ट भी यूज की हो, सपोज क्लोजअप, तो उसके अंदर भी यही वेरिएंट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है, सभी के नाम हम नहीं दे रहे। तो अगर कोलगेट वाले 5 रुपए बढ़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल रेड जेल वाली पेस्ट के लिए, तो हम क्लोजअप को एडॉप्ट कर सकते हैं। यानी हम नहीं करते, मगर सपोज कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन है वो एक एक प्रोडक्ट मिला के करो तो 10 प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट पैसे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जब होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सपोज 1,00,000 पर्सन है, उसमें से अगर ओनली 100% या 500% भी वो प्रोडक्ट चेंज कर देंगे अपनी, तो 500 तो डिमांड क्या होगी, डाउन हो ही जाती है, ठीक है। यानी प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम। उसी तरह से प्राइस घट जाती है, अगर कोलगेट वाले जो हैं कंपनी वाले, उन्होंने 5 रुपए बढ़ाए थे, उनको लगा कि अरे डिमांड में तो बहुत लॉस हो रहा है, तो अगर बढ़ाने वाले 5 रुपए बढ़ाने के बाद अगर वो 7 घटाते हैं, यानी अल्टीमेटली पुरानी प्राइस से 2 रुपए कम हुई, तो वापस जो कस्टमर है जो कोलगेट यूज कर रहा था, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो बोलेगा ओ ये तो हमारी प्रोडक्ट है और अब 2 रुपए और कम है, तो नेचुरली वो क्या करेगा, बैक टू कोलगेट आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो कॉस्ट जो है घटने की वजह से, प्राइस घटने की वजह से डिमांड सर्टेनली, मार्जिनल बहुत कम होता है मगर डिमांड के ऊपर इफेक्ट तो होती है। हम तो खाली इतना छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं दो वेरिएबल के बारे में रिलेशनशिप समझनी हो हमें, बे चल वच्चेनो संबंध समझो है तो कोरिलेशन यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। एक पहला एग्जांपल हमने लिया हाइट एंड वेट, जिसमें हाइट ज्यादा तो वेट भी ज्यादा, हाइट कम तो वेट भी कम। ब्रैकेट में हम एरो करके समझा रहे हैं, ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेंगे आपको आगे भी। उसी तरह से हमने प्राइस एंड डिमांड में देख सकते हो, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, उसी तरह से अगर प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कहना है तो हम कह सकते हैं कि पहले में जो वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि हाइट एंड वेट के बारे में, तो उसमें जो है चेंजेस सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, या तो दोनों बढ़ रहे हैं या तो दोनों घट रहे हैं। प्राइस एंड डिमांड के लिए कहूं तो एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की वैल्यू घट रही है, या पहले की वैल्यू घटेगी तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। यानी दूसरे में हम कह सकते हैं चेंजेस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मगर इन दोनों ही पार्ट में एक पार्ट कॉमन है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो होने चाहिए एक साथ। यानी पहले में प्राइस बढ़ाई तो डिमांड उसी टाइम विथ इट्स इफेक्ट दूसरे वेरिएबल में कम होगी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यही हमारे लिए एक प्यारा सा वर्ड रहता है। ये चेंजेस के बारे में हम जो कहने वाले हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मीनिंग के अंदर, साइमल्टेनियस, ठीक है। और एक वेरिएबल में जो चेंज करते हो उसकी इफेक्ट दूसरे के ऊपर आती है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, कार्य कारणનો संबंध। प्राइस में जो हमने कॉज किया, क्या कॉज किया, શું कार्य કર્યું આપણે प्राइस ની અંદર, प्राइस को हमने बढ़ाया या घटाया, तो उसकी इफेक्ट किसके ऊपर होती है, डिमांड के ऊपर। यानी प्राइस को बढ़ाने या घटाने की इफेक्ट होती है डिमांड के ऊपर। तो वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन धीस वेरिएबल। तो આ બંને ચલ વચ્ચે કાર્ય કારણનો સંબંધ થાય। એકના ભાવમાં વધારો ઘટાડો કરો એના લીધે જ બીજા માંગની અંદર ઘટાડાનું કારણ બનશે અથવા વધારાનું કારણ બનશે, જે આપણે ભાવનો વધારો કર્યો તે। यानी अब जाते हैं मीनिंग के अंदर। तो मीनिंग हमारा कहता है इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस, इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस, બે ચલ વચ્ચેના ફેરફાર એક સાથે થતો હોય, સાइमल्टेनियस यानी एट द सेम टाइम, एक साथ। इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस and if there is cause and effect relationship between 2 variables, then 2 variables are said to be correlated। એટલે કે બે ચલ વચ્ચે કાર્ય કારણનો સંબંધ હોય, ફેરફારો જે છે એક ચલમાં કરવામાં આવતો ફેરફાર બીજા પર અસર કરતો હોય, તો બે चल वच्चे सहसंबंध છે તેમ કહેવાય। गुजराती में हम ऐसा पढ़ चुके हैं आगे, गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये होता है हमारा मीनिंग, जिसके अंदर 2 पार्ट है। साइमल्टेनियस वर्ड हमें बहुत हेल्प करेगा, उसमें से स्प्लिट करेंगे जब हम जो 2 एग्जांपल अभी आगे हमने समझाए थे, तो हमारे टाइप्स भी रेडी हो जाएंगे। यानी ये जो थियरी है ये हमें ऑलमोस्ट टाइप्स भी देगी। आई मीन ये जो मीनिंग है वो हमें ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हेल्प करेगा। आपको अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है, पहला जे रीते तैयार કર્યું હોય એ વાંધો નથી, બટ હવે તમને એક શોર્ટ મેથડ હું શીખવાડીશ જેનાથી તમને થિયરી તૈયાર કરવામાં પણ ઈઝી રહેશે। ओके, मेथड बहुत ही इजीली याद रह जाएगी आपको जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब। फिर से अगर बात करें तो इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस
एक साथ चेंजेस होते हैं अगर दो वेरिएबल्स में, एंड इफ वी हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर रफली कहे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो दो वेरिएबल्स में, देन these two variables are said to be correlated. दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है ऐसा हम कह सकते हैं. एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, दो हमने अभी डिस्कस किए ही हैं. फॉर एग्जाम्पल में पहला लिख सकते हैं हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन कह सकते हो. सिमिलरली सेकंड कह सकते हैं, सेकंड में प्राइस एंड डिमांड कह सकते हो. थर्ड अगर कहना है तो डिमांड एंड सप्लाई कह सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल है. तो ये हुआ हमारा बेसिक पार्ट ऑफ लीनियर कोरिलेशन. आपको यहाँ तक का पूरा पार्ट कॉपी करना है. आगे वाला जो पेपर स्टाइल वाला हिस्सा है वो कंपलसरी नहीं है लिखने का. इंट्रोडक्शन के जो यूनिट्स है वो आप श्योरली लिख सकते हो. पेपर स्टाइल जो है मैं लिखवाता भी नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम पूरा तैयार करके जाएंगे तो जो भी पूछे वो हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है. और ऑप्शन के बारे में तो स्टैटिस्टिक्स में सोचना ही नहीं है. सब कुछ रेडी करो, एग्जाम में पेपर हाथ में मिले तब देखो कि ओके मुझे ये दो में से नीचे वाले दो करने, ऊपर वाले करने, तब आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिलेगा. पहले से डिसाइड करके जाओगे कि ये मैं करूंगा, थियरी मुझे पसंद नहीं है. कुछ लोगों को ये होता है बच्चों को कि नहीं थियरी करनी ही नहीं है, छोड़ दो. मगर खास ध्यान रखना है एक क्वेश्चन तो मिनिमम 7 मार्क्स का होता ही है. और जनरली कभी कभी ऐसा भी करते हैं वो 7 मार्क्स की थियरी वाला पार्ट है उसके साथ 7 मार्क्स का जो सम है बहुत ईजी रखते हैं जानबूझ के. और में दूसरी साइड जो दो सम हो उसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जिसमें दिमाग का थोड़ा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना हो वैसा भी पार्ट रखते हैं. ठीक है, तो आपको खास ये ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम के अंदर आपको अटेंड करना है कोई भी क्वेश्चन, उसके पहले सब कुछ रेडी करके जाओ. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. नोटेशन होता है स्मॉल r. बुक में कई जगह पे सीधा वो लोग ऐसे भी लिखते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वैसे भी आप काम कर सकते हो. ठीक है, अब एकदम प्यारा सा हिस्सा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r. तो आपको याद होगा ही, जिसका आप आंसर ढूंढते थे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन. कनेक्टेड पार्ट है तो याद रहेगा इजीली. तो मीनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं. दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हो तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर खाली ऑब्जर्वेशन नहीं चलता, प्रूफ होना चाहिए, और वो भी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स न्यूमेरिकली. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसे कहा जाता है, सिंपल मीनिंग है द न्यूमेरिकल मेजर. इतना याद रखना है. मेजर हम किसका करते हैं तो कोरिलेशन का, ऑफ कोरिलेशन. और अब कोरिलेशन किसके बीच में होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो सिंपल इसका मीनिंग रेडी हो जाता है, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सीधा लिखते हैं तो कोएफिशिएंट आगे लिखा जाए तो ऑफ लिखना पड़ता है, ऑफ कोरिलेशन. एंड जब भी कहीं पे भी नोटेशन होता है संकेत आपेलो હોય ત્યારે આપણે મૂકીએ છીએ, એટલે કે એવું કહી શકાય ન્યુમેરિકલ મેજર એટલે સંખ્યાત્મક માપન. કોનું તો સહસંબંધ. કોની વચ્ચે તો બે ચલ વચ્ચે, એટલે બે ચલ વચ્ચેના સંખ્યાત્મક માપન. બરાબર, બે ચલ વચ્ચેનું સંખ્યાત્મક માપન હોય એને આપણે કહીએ છીએ કોરિલેશન કોએફિशिएंट, ગુજરાતીમાં સહસંબંધ. तो इट इज डिनोटेड बाय, नोटेशन है उसका 4-5 बार पढ़ लोगे. गुजराती मीडियम के बच्चे अगर उनको पहले डाउट लग रहा है मैं लैंग्वेज की वजह से, तो थोड़ा पढ़ना है, एक दो बार लिखो तो रेडी हो जाएगा. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r. ठीक है, बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, आप कहीं पे देखोगे एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको बुक के अंदर अब स्कूल में जैसे होता था मीनिंग थियरी वैसे नहीं मिलता है, सब कुछ मिक्सअप होता है एज इट इज अ रेफरेंस बुक. तो हम बाद में आपको प्रॉपर मटेरियल भी देंगे जब डेमो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब, तो वो सभी आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा ही. मगर अभी फिलहाल जो काम करना है हमें साथ में, तो उसके लिए मैं ये लिखवा भी रहा हूँ तो आप लिख भी सकोगे. ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट r, जिसके बारे में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है. अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो बुक में पेज नंबर जो है वो है 7 के ऊपर ये प्रॉपर्टीज दी गई है. फिलहाल मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. 4 प्रॉपर्टीज है, गुणधर्मो आपेला है. ये आपका 12th में हिस्सा था ही, थियरी में कई बार पूछा जा चुका है. सो आज का लेक्चर जो है मेजर रहने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ थियरी. नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो काम है एग्जाम्पल वाला वो शुरू होगा. कुछ बच्चों को एग्जाम्पल बहुत पसंद होते हैं
ज्यादातर सभी को थियरी में कम इंटरेस्ट होता है, बट बेस थियरी का रहता है हमेशा, तो ऑलवेज थियरी रेडी करो। एग्जाम्पल तो हम कैसे भी करके तैयार कर ही लेते हैं, ठीक है। 7 मार्क्स, लास्ट टाइम मैंने बोला था एक थियरी का क्वेश्चन 7 मार्क्स के अंदर आपको अटेंड करना ही पड़ता है हर बार, तो 4 यूनिट के 28 मार्क्स थे प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो एक एक मार्क्स में 1 लाइनर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी पार्ट होता है, वो इसी में से आता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर कहे पहली प्रॉपर्टी, तो वो जो है वो वैल्यू ऑफ आर के बारे में हमें पता ही है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है जो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। आर स्क्वायर के बारे में बोला जाता है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो खास ये ध्यान रखना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। नोटेशन में अगर कहना है दैट इज, तो आपका जो आर है, हमारा जो आर है वो ऑलवेज रहता है बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई। कोई भी समय उसमें मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए बात करें अगर, तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहां पे बोलो अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, इज independent of change of origin and change of scale। उद्गम बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन की मुक्त है। जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, कार्ल पियर्सन्स मेथड देखेंगे, तब मैं ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसको डिटेल में समझाऊंगा अभी, क्योंकि अभी वो हिस्सा आया नहीं है, तो अभी डिस्कस मैं नहीं करूंगा, मगर इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ओके। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो पहले बोल चुके हैं, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, टूंकમાં 0 અને 1 ની વચ્ચે હોય છે એની वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज नोटेशन में कहना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है जो हमेशा रहती है 0 एंड 1 के बीच में। बीइंग स्क्वायर, वर्ग हमेशा केવો હોય ધન, એટલે એનો જવાબ આપણને ક્યારે ઋણ મળતો નથી, ठीक है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी, इसमें ऑर्डर थोड़े हमने चेंज किए, ओके, क्योंकि जरूरत के हिसाब से पूरा पार्ट किया जाता है। अब आखिरी प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप जो भी यूज करते थे आगे याद है, 12th का हिस्सा तो नो प्रॉब्लम, अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं है कि उनको ये चैप्टर हो, तो उनके लिए नया पार्ट है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज एन एब्सोल्यूट नंबर, एक मात्र संख्या છે, અચળાંક હોય છે। कोरिलेशन कोएफिशिएंट is an absolute number and it is independent of units of measurement। मेजरमेंट यानी जब भी आप r फाइंड करते हो, अगर r हमने हाइट और वेट के बीच में फाइंड किया है, सपोज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट, वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम पीछे r के अंदर नहीं लिखते कि किलोग्राम, या हाइट है तो इंचेस या फीट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो r के अंदर कोई यूनिट नहीं लिखा जाता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उसमें कभी भी हम मेजरमेंट के यूनिट्स लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये थियरी के अंदर पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। कभी कभी मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, कभी कभी ये तीनों पार्ट्स पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड गिव इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कह सकते हैं, 4 प्रॉपर्टी है हमारी 4 मार्क्स की। फिर जो 1 मार्क है वो इसका मीनिंग होगा 5 मार्क्स, और 2 मार्क्स कह सकते हैं कोरिलेशन के, मिला के ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। मार्क्स कैसे सेट करने, वो पेपर सेटर को डिसाइड करना है, हमें काम क्या करना है, तो खाली वो जो पेपर के अंदर लिखना होता है उतना काम हम अच्छे से लिखते हैं। और अब अगर आगे बात करें तो एक स्टेज आगे जाना है, हमारा
सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कई बार, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि फिक्स यही पूछेंगे या वही पूछेंगे, रोटेशन वाइज थियरीज हर बार चेंज करते हैं, कभी कभी ये 2 बार पूछा जाए ऐसा भी हो जाता है, मगर जो ऑलमोस्ट कई बार या ज्यादा बार देखा गया है वैसा अगर क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करना चाहें तो वो होता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधना प्रकारो, बराबर। गुजराती मीडियम के कुछ वर्ड्स भी हम यूज कर रहे हैं, गुजराती मीडियम में जो હોય તમને જો ના ખ્યાલ આવે તો બારમાની ચોપડી भी હશે તમારી પાસે જૂની, તો એનો પણ યુઝ કરી શકાશે કે। तो अब जो हमें देखना है वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंधना प्रकारों। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो मीनिंग के अंदर कोई चेंजेस में नहीं रहता, कुछ पार्ट एकदम इजी सेक्शन है, यही जो मीनिंग है उसी का टाइप डिफाइन करने वाले हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो रहती ही है जब हम टाइप्स के बारे में बात करें। टाइप्स में हम यूजुअली हम जनरली बात करें तो 3 टाइप्स किए कहे जाते हैं। पहला जो होता है उसे कहने वाले हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि धन सहसंबंध। कुछ चेंज नहीं है, खाली ये साइमल्टेनियस वर्ड है उसे बदल देना है, ठीक है। कैसे बदलना है तो एक वर्ड रिप्लेस करना है, साइमल्टेनियस समझाया था लास्ट लेक्चर में जब मैंने, तब उसके पहले पूरे ये एग्जांपल के ऊपर से समझाया था कि चेंजेस जो है या तो दोनों इंक्रीज होते हैं साथ में या तो डिक्रीज होते हैं, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। तो साइमल्टेनियस की जगह पे अगर सेम डायरेक्शन लिखा जाए तो वो बन जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग। पहली लाइन ही लिखनी है, एग्जांपल एक रेडी है, दूसरा हम ऐड करने वाले हैं, यानी अगर कहे तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर, तो जो फर्क पड़ता है याद रख लिए पहला मीनिंग, तो आपको दोनों के दोनों टाइप्स मिलेंगे एंड स्कैटर डायग्राम, विकिरण आकृति रीति, वो भी हमें इसी के ऊपर से हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाले हैं, यानी एक मीनिंग आपको मल्टीपल थियरी में हेल्प करेगा। खास गुजराती मीडियम में विद्यार्थियों ने आ बात बहुत गमे છે કારણ एक व्याख्या याद रखो, बाकीना બધા પાર્ટ ઈઝી। इंग्लिश मीडियम में तो आप ये सब इंग्लिश में कर ही चुके हो। तो इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर, यहां तक का वर्ड वही है, साइमल्टेनियस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर इन द सेम डायरेक्शन। सो फेरफाરની દિશા સમાન હોય ગુજરાતીમાં કહીએ તો, आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम अंडरलाइन भी कर रहे हैं ताकि आपको पता भी चले। तो इंग्लिश मीडियम में जब अगर पढ़े हो तो इस फॉर्मेट से याद रखोगे तो इट इज रियली इजी टू रिमेंबर। सो आर इन द सेम डायरेक्शन, पीछे वाला हिस्सा नहीं कहना है कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि अब कोरिलेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। देन these 2 variables have positive correlation। सेम फॉर्मेट लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, these 2 variables are said to be positively correlated, मगर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस याद रखना है, यानी खाली क्या चेंज किया तो चेंजेस आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए हमने ये एरोस किए। सेम डायरेक्शन का मीनिंग पहले में वैल्यू बढ़ी तो दूसरे में बढ़ेगी, पहले में वैल्यू घटी तो दूसरे में वैल्यू घटेगी। यानी एग्जांपल के बारे में अगर हम कहें फॉर एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं सिंपली, पहला तो हमने अभी बताया वही है, हाइट एंड वेट, प्रोडक्ट्स का हो, पर्संस का हो, व्हाटएवर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जिनकी वैल्यू बढ़ती है दोनों वेरिएबल्स की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जनरली रेगुलर ऑफलाइन लेक्चर होता था तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को ही सीधा पूछते थे एज दिस इज कनेक्टेड चैप्टर कि आप बताओ कि कौन से होंगे एग्जांपल्स, और आपके फीडबैक्स आते थे तो अच्छा लगता था हमें। मगर अभी अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन मोड है, सो आई हैव टू गिव एग्जांपल ऑन माय ओन। सो सेकंड एग्जांपल अगर हम कहें तो आपको पता ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम એટલે આવક, एक्सपेंडिचर એટલે खर्च, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितनी इनकम ज्यादा होती है तो जनरली खर्चा भी क्या होता है, ज्यादा। इनकम अगर कम होती है तो खर्चा भी हम क्या करते हैं, कम। तो ये एग्जांपल हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन का। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, सपोज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई भी क्या करनी पड़ती है, ज्यादा। जब भी एग्जाम में थियरी पूछे
तो आपको हमेशा मिनिमम एक एग्जाम्पल तो लिखना ही है। 2 एग्जाम्पल याद रहते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, मगर मिनिमम एक एग्जाम्पल हम हमेशा लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला टाइप हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में। पॉजिटिव कोरिलेशन याद रखने में खाली क्या हुआ, साइमल्टेनियस वर्ड की जगह पे क्या लिख दिया हमने, इन द सेम डायरेक्शन। अब और एक छोटा सा हम जादू करने वाले हैं, जादू इन द सेंस वही डेफिनेशन के अंदर आपको दूसरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बोर्ड के ऊपर मैं स्लाइड चेंज करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इजीली सेकंड पार्ट भी याद रख सकते हो। पॉजिटिव कोरिलेशन के बाद दूसरा मीनिंग होता है वो है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, 2 एग्जांपल के ऊपर से मीनिंग जब समझाया तब वही ऑब्जेक्टिव था मेरा। एरोज भी इसलिए किए थे कि जब आप टाइप्स में आते हो तब आपको टाइप्स में कोई कष्ट या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल दूसरा पार्ट है वो आपको क्लियरली मेंशन कर ही रहा है, एक एरो ऊपर है दूसरा नीचे है। पहले में हमने वर्ड यूज किया था इन द सेम डायरेक्शन। अब जो हम कहने वाले हैं उसके अंदर सेम नहीं, खाली यहाँ पे सेम की जगह पे वर्ड चेंज हो रहा है। मैं खाली वो वर्ड है उसी को ब्लू कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन करने की वजह से हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव में से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दीज 2 वेरिएबल्स हैव नेगेटिव कोरिलेशन। 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में एक एग्जांपल आपकी आंखों के सामने रेडी है, ये सेट करके आपको जानबूझ के मैंने 2 एग्जांपल ऐसे लिए थे ताकि जब टाइप्स का वक्त आए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हुआ प्राइस एंड डिमांड, पहला एग्जांपल। अभी जो पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने एक एग्जांपल लिया था उसी से कनेक्टेड दूसरा हम एग्जांपल लिखेंगे जो कि यहाँ पे होगा नेगेटिव कोरिलेशन में, ओके। तो फेरफार विरुद्ध दिशाમાં હોય, ऑपोजिट એટલે विरुद्ध, राइट। તમારે એક વર્ડ જ યાદ રાખવાનો છે गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। अब थोड़े दिन के लिए हम ये गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स बोलने वाले हैं, उसके बाद तो नेचुरली हमने एडमिशन जो लेना है प्रोसीजर इंग्लिश में ही करना है, तो 1-2 वीक के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, सेट हो जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। यानी चेंजेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एरोस हमारे हेल्प के लिए, वो आप एग्जाम में नहीं करते तो भी चलता है, ये थियरी याद रखने का एक तरीका है स्पेशल, ठीक है। प्राइस एंड डिमांड के बाद दूसरा पॉजिटिव में हमने कौन सा लिखा एग्जांपल, हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही करने वाले हैं, इनकम तो ठीक है, मगर अगर मेरी जेब में मुझे पैसे बचाने हो, बचाना यानी सेविंग એટલે કે बचत, ओके, आवक અને बचत। इनकम एंड सेविंग लिखते हो थोड़ा सा ध्यान से, इनकम ज्यादा होती है तो सेविंग क्या कम होगा, नहीं, इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग भी ज्यादा होगा। यानी ये एग्जांपल तो पॉजिटिव का हो गया। कभी भी आप कोई भी एग्जांपल सोचो तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होने वाला, या तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा, यस। तो आपका आंसर हमेशा सही होने वाला है, कोई ना कोई कोरिलेशन का एग्जांपल तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ नहीं हुई है, हमने इनकम के साथ सेविंग लिया है, इनकम के साथ सेविंग लेने से पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे हमें लेना है तो यस, कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया आ चुका है। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ध्यान रखो स्पेलिंग में सेविंग का स्पेलिंग बदलना जाए, एच ना हो जाए वरना शेविंग हो जाएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। आवकनी सामे जो बचत लो तो पॉजिटिव થાય, खर्च અને बचत। अगर आप खर्चा ज्यादा करते हो तो नेचुरली जेब में पैसे कम होते जाते हैं, खर्चा कम करोगे तो सेविंग जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको नेगेटिव कोरिलेशन में पढ़ने का मौका मिल ही चुका है आगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो सभी एग्जांपल का डिस्कस हम नहीं कर रहे, इतना हम करेंगे तो आपके लिए इट इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हुआ नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग। अब हम तीसरा जो मीनिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ कोरिलेशन में हमें ये डेफिनेशन की जरूरत थी, इसलिए हमने स्टार्टिंग में पूरा लिख के रिवाइज करवाया ताकि 2 टाइप्स हमें फ्रीली मिल जाए। और अब जो बात करनी है तीसरा, जनरली कुछ बुक्स के अंदर ऑथर थर्ड पार्ट टाइप्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, हमारी बुक के अंदर भी उन्होंने शायद रेफरेंस बुक है नहीं लिखा है, बट कुछ ना होना भी कभी कभी कुछ होता है। यानी
मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ होता है शाहरुख खान वाली, राइट। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं that was jokes apart, absence of correlation, या कभी कभी lack of correlation कहते हैं। स्पेलिंग मत बदल देना, LAKE मत लिखना, लेक हो जाएगा। सो lack of correlation, सहसंबंध अभाव। अब इसे डिफाइन करने में बहुत कष्ट होता है कभी कभी, क्योंकि स्टूडेंट्स है ना इसको याद रखते हैं कि अब थर्ड पार्ट है इसमें से कैसे ले। अब पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो तो आप कोरिलेशन के ऊपर से निकाल सकते हो क्योंकि चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, कनेक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली हम इसका मीनिंग लिखे तो इफ देयर इज नो रिलेशन, कोई कनेक्शन ही ना हो, रिलेशन ही ना हो बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में कुछ कनेक्शन ही ना हो, then two variables are said to be, two variables have absence of correlation। absence of correlation लिख सकते हो या lack of correlation लिख सकते हो, absence of correlation। अब सिंपल सा पार्ट है, बे चल बच्चे कोई जी संबंध ना हो, नो रिलेशन એટલે કોઈ સંબંધ ના હોય, રાઈટ। कोई रिलेशन नहीं होता तब उसे हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, એટલે કે सहसंबंधનો अभाव, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स लिखते वक्त तो खास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से भी थोड़ा सा भी कनेक्शन ना आ जाए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हमेशा प्राइस एंड डिमांड की बात करो तो अ प्रोडक्ट होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है कि एक्सपेंडिचर इन सेविंग कोई भी एक पर्सन की सैलरी के लिए ही होता है, ठीक है। मगर जब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं वो प्योरली मेंशन कर रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ, सपोज हम कहें ऑफ इंडिया पहला वेरिएबल है, मैंने इंडिया कहा है, ये यहाँ पे हम कंट्री मेंशन कर रहे हैं, एंड दूसरा वेरिएबल है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ यूएसए, यू नो यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन है, वैसे तो हर इंडियन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, मगर उस पार्ट को छोड़ते हुए हम कनेक्ट करें डायरेक्टली तो पॉपुलेशन इंडिया में अगर बढ़ रही है तो क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यूएसए का बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एग्जांपल में लेते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। गुजराती में कहिए तो भारतनी वस्ती અને અમેરિકાનું ખેત પેદાશોનું ઉત્પાદન, ખેતીનું ઉત્પાદન એવું કહી શકાય, રાઈટ। तो एब्सेंस होता है कोरिलेशन में। दूसरा एग्जांपल है, मैं यही लिखने वाला हूँ, प्राइस एंड डिमांड वाला। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है प्राइस एंड डिमांड, तो मैंने अभी बोला प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ सेम प्रोडक्ट है तो वो नेगेटिव में आता है, मगर यहाँ पे मैं स्पेशल दो नाम लिखने वाला हूँ तो वैसे आपको पता चल ही जाएगा। प्राइस ऑफ शुगर, यू नो शुगर, खांडनो भाव, एंड डिमांड ऑफ, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बना सकते हो, मगर ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें थोड़ा सा भी कनेक्शन ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी कनेक्शन हो गया सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तब उसे कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। शुगर की प्राइस बढ़ी, सपोज गवर्नमेंट ने 1000 रुपए पर केजी कर दिया, कभी नहीं होने वाला है, खाली मैं ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1000 के पर केजी है अगर प्राइस, तो क्या आप चाय के अंदर नमक डालोगे? शायद बोल ही नहीं सकते, नहीं डालेंगे नेचुरली, ठीक है। ऐसी चाय कैसे पिएंगे हम, या मिल्क में डालोगे? नहीं, नेचुरली हम जो कहने वाले हैं, अब आप ये एग्जांपल पूरा समझ जाओगे। प्राइस ऑफ शुगर एंड डिमांड ऑफ सॉल्ट, प्राइस चाहे बढ़े घटे, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट होती नहीं है। अगर हम प्राइस ऑफ शुगर एंड डिमांड ऑफ शुगर कहें तो नेचुरली यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो नेगेटिव कोरिलेशन में होगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कुछ वक्त के लिए घट सकती है, ठीक है, कुछ नेसेसरी चीजें होती है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं घटती, मगर परसेंटेज में थोड़ा सा कमी तो जरूर आती है। यानी यहाँ पे ये जो दूसरा एग्जांपल है वो हुआ हमारा एग्जांपल ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यहाँ तक का जो इंपॉर्टेंट थियरी का सेक्शन हुआ। 3 टाइप्स हमने डिफाइन किया आज, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन।
पूरा ये हिस्सा है वो कई बार पूछा जा चुका है यूनिवर्सिटीज में 2011 से लेके अब तक, जब से सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक। तो 3 से 4 बार ये आ चुका है थियरी में, और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी कई बार आ चुका है। कभी कभी डेफिनेशंस भी रख देते थे वो पहले अलग पेपर स्टाइल थी तो। और अब जो है अब मेथड्स जो है उसमें अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा थियरीज हो जाती है तो लोड बढ़ जाता है दिमाग के ऊपर, मैं समझ सकता हूँ। तो आज के सेक्शन को हम अंत की तरफ ले जाएंगे। खाली 3 जो नाम है वो नाम समझ के, आई मीन मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को स्टडी करने की जो मेथड्स हैं, ठीक है, उनसे हम हमारा आज का सेक्शन एंड करेंगे। नाम खाली याद कर लेते हैं। और पहली जो मेथड है, अगेन मीनिंग ऑफ कोरिलेशन आप याद करके रखना है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर उसका इस्तेमाल करके ही हम टाइप्स डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहली मेथड है जिसे कहा जाता है स्कैटर डायग्राम मेथड। यू नो स्कैटर डायग्राम, गुजराती में कहिए तो विकिरण आकृति दीदी। नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम, उस लेक्चर के पहले आप ये वर्ड का मीनिंग ढूंढ के रखना, ठीक है। व्हाट इज स्कैटर, व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, विकिरण आकृति એટલે શું, ठीक है। तो लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा, उसके पहले अगर आपको पता चल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप में बता सकते हो, ठीक है, या कॉल करके बता सकते हो। होता ही है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, मगर जनरली बच्चे क्या पूरा मीनिंग रट लेते हैं। ये व्हाट इज स्कैटर डायग्राम मेथड तो पूरा आ गया। स्कैटर का मीनिंग क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर खास समझाऊंगा, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम किसी को पता चले तो जैसे मैंने कहा आप मुझे कॉल करके समझाना, आई मीन बताना, ठीक है। तो वो जो है उसका सॉल्यूशन तो मैं लेक्चर में ही दूंगा नेक्स्ट, मगर अगर आपका कुछ पार्ट रेडी है, सही है, गलत है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक्स जो है वो पता चलेगा। गुजराती में कहे तो विकिरण आकृति, એમાં जो विकिरण शब्द છે એનો અર્થ શું છે એના વિશે હું કહું છું। જેને ખ્યાલ આવે મને ફોન કરીને જણાવશે, બરાબર। એટલે આપણે એ વસ્તુ નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર એડ કરેલી જ છે, ઓકે। तो ग्राफ के ऊपर रहता है, जो आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, परफेक्ट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। એટલે કે ધનમાં સંપૂર્ણ ધન, અંશતઃ અથવા આંશિક, સંપૂર્ણ ઋણ, અંશતઃ અથવા આંશિક ऋण અને સહસંબંધનો અભાવ। तो वो 5 टाइप्स है थियरी के अंदर। तीसरी सॉलिड थियरी है हमारी, अब तक जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो तीनों के तीनों रिपीटेडली अल्टरनेटली पूछे जा चुके हैं कई बार। तो थियरी में कभी भी कुछ भी पार्ट नहीं पसंद है तो छोड़ दिया, ऐसा हम कभी नहीं करने वाले। तो स्कैटर डायग्राम मेथड बेस्ड ऑन ग्राफ है। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर यहाँ पे मैं मेथड के नंबर उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ जिस ऑर्डर में उसके सम्स करने वाले हैं। बुक के अंदर सेकंड मेथड के अंदर दिया हुआ है कार्ल पियर्सन, जो कि मेन हार्ट एंड मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है, कार्ल पियर्सन जी, ठीक है। जिसके अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। यू नो रैंक कोरिलेशन बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका एक सम ज्यादातर होता ही है। तो स्पीयरमैन, यू नो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उनके बाद हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए सुपर हीरो है हमारे स्पीयरमैन, ठीक है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन वो है अलग सुपर हीरो है। ये स्टैटिस्टिक्स में सुपर हीरो है क्योंकि उन्होंने हमें एक मेथड दी है। इनका नाम है प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जिन्होंने हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने का तरीका दिया, जिसमें हम रैंकिंग करके कुछ काम करते हैं। कैलकुलेशन में पहली मेथड हमारी यही होगी। थोड़ा सा फॉर्मूला 12th से अलग तरह से दिया गया है और कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वैसी रहती है, मगर पैटर्न थोड़ी हम स्कूल के हिसाब से नहीं करते हैं। लिखने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा, जो 12th में करते हैं उससे थोड़ा हम बेटर करने वाले हैं यहाँ पे। तो वो मेथड है हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो दूसरी मेथड हुई। और तीसरी जो मेथड है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो आज के लिए हमारा काम इतना रहेगा। जितना काम आज हमने करना है वो आपको कॉपी करना है। थियरी का हिस्सा है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe
share and press bell icon for notification. Thank you.